हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीआरबीएनएल टीजी2 के लिए इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं यूपीपीसीएल टीजी2 और यूपीबीआरएनएल टीजी2 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कराया है, जो आपको हमारे चैनल पर विजिट करके सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। और जीके जीएस के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा एडमिट कार्ड आ गए तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सेल के पूरी तरह से चार्ज हो जाने का संकेत होता है। तो आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा संकेत है जो सेल के पूरी तरह से चार्ज हो जाने का संकेत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वजन, दूसरा ऑप्शन है तापमान, तीसरा ऑप्शन है गैसन और चौथा ऑप्शन है परिमाण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गैसन। मतलब आपको पता, जैसे अगर पूरी तरह से सेल चार्ज हो जाता है तो उससे गैस रिलीज होने लगती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गैस से हम पता लगा देते हैं कि वह सेल पूरी तरह से चार्ज हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, इंडक्शन कप रिले से जुड़ा हुआ होता है। इंडक्शन कप रिले किससे जुड़ा हुआ होता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। पहला ऑप्शन है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, दूसरा ऑप्शन है पावर शक्ति, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है धारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इम्पीडेंस, मतलब प्रतिबाधा से जुड़ा होता है इंडक्शन कप रिले। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया पहले क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य होता है। तो क्या अनिवार्य होता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। तो तीसरा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, उस विद्युत अपघटन के लिए लागू किए गए प्रयुक्त वोल्टेज का मान विद्युत अपघटन के पिछले विद्युत वाहकबल ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन है। लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं परीक्षा के दौरान, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। तो दोबारा से पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य होता है। तो क्या अनिवार्य होता है, तो उस विद्युत अपघटन के लिए लागू किए गए प्रयुक्त वोल्टेज, अप्लाई किए गए वोल्टेज का मान विद्युत अपघटन के पिछले विद्युत वाहकबल ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बैरिस्टर इज एन, आपको बैरिस्टर के बारे में बताना है। एक बैरिस्टर क्या है। तो चौथा चौथा क्वेश्चन क्या है, एक बैरिस्टर क्या है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है लीनियर एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन है एक्टिव एलिमेंट, तीसरा ऑप्शन है सैचुरेटेड एलिमेंट और चौथा ऑप्शन है नॉन लीनियर एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन लीनियर एलिमेंट होता है एक बैरिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं, रजिस्टर क्या है, लीनियर एलिमेंट, कैपेसिटर क्या है, लीनियर एलिमेंट, और आपको बता दूं इंडक्टर क्या है, लीनियर एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा, तीनों ये लीनियर एलिमेंट होते हैं और इन्हें पैसिव एलिमेंट भी कहते हैं। और एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, तो वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और आपको नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में बता दूं, डायोड, बैरिस्टर क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक सेल के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो प्राथमिक सेल के बारे में निम्न में से क्या सही है आपको बताना है इसके बारे में। तो मैं बता दूं आपको, प्राइमरी सेल वो होते हैं, प्राथमिक सेल वो होते हैं जो एक बार चार्ज, मतलब वहाँ से जैसे आप खरीदते हैं तो वहीं से चार्ज होके आएंगे, फिर से दोबारा चार्ज नहीं हो सकते। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जिन्हें फिर से दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यह फिर से चार्ज करने लायक नहीं होता। और जबकि सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो एक बार चार्ज हो जाते हैं फिर वीक हो जाएंगे, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाने के बाद फिर से चार्ज कर सकते हैं उन्हें। तो उनमें मतलब जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनमें रिवर्सेबल प्रोसेस होती है, लेकिन इनमें एक ही बार चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते प्राइमरी सेल को। प्राथमिक सेल को एक बार के चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है, आपको बताना कौन सा व्यंजक सही है। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दे रखा है बी बराबर, बी क्या वोल्टेज, बी बराबर जूल क्या है कार्य, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू क्या आवेश। तो क्या क्या कह रहा है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये तो सही होता है, आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये सही है। तो मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर क्या है, पहला ही ऑप्शन सही है। लेकिन आप अगर पहला ऑप्शन नहीं होता है तो आप
नीचे देखेंगे बी बराबर क्यू अपॉन जूल, तो ये उल्टा करके दे दिया है, तो ये नहीं हो सकता। बी बराबर क्यू अपॉन जूल, ये भी सेम टू सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये मल्टीप्लाई में था, ये अपॉन में था, तो ऐसे ये आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमें पहले ही ऑप्शन मिल गया, तो पहला ऑप्शन बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू, ये इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वाट इज द मेजर एडवांटेज वाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर पावर सप्लाई। आपको बताना है जो मेजर डिसएडवांटेज हैं लीनियर पावर सप्लाई के, वो क्या हैं। तो 4 ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद राइट आंसर आपको बताना है। तो इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी लाइज इन द रेंज ऑफ 30 से 60%। तो ये यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब लीनियर पावर सप्लाई का यही एक डिसएडवांटेज है। मेजर डिसएडवांटेज क्या है, 30 से 60% ही इसकी इफिशियंसी होती है लीनियर पावर सप्लाई की। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और बाकी तीनों ऑप्शन को देखते हैं, तो क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूज। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेजर डिसएडवांटेज नहीं है इसका, ये मेजर पूछा था उसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही ऑप्शन है। इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी लाइज इन द रेंज ऑफ 30 से 60%। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, एक चालक गोला के अंदर निम्न में से क्या स्थिर रहता है। तो आपको बताना है जो स्फीयर होता है गोला, उसमें क्या कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें क्या कांस्टेंट रहता है। तो सरफेस से कोर तक सेंटर तक आएंगे आप स्फीयर में, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बता दूं आपको, इसमें चार्ज वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल है, विभव, ये आपका कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या रहता है, स्थिर विभव। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इल्यूमिनेशन सिस्टम। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक पार्ट नहीं है इल्यूमिनेशन सिस्टम का। तो कौन सा पार्ट नहीं है, पहला ऑप्शन है फोटोमेट्री, दूसरा ऑप्शन है नेचुरल रेडिएशन, तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर, और चौथा ऑप्शन है लैंप्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं, टेम्परेचर इसका पार्ट नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन इसके पार्ट होते हैं, जैसे फोटोमेट्री, नेचुरल रेडिएशन, चौथा ऑप्शन है लैंप्स। ये तीनों पार्ट हैं, लेकिन इसमें टेम्परेचर कोई इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, द क्वांटिटी परमियंस इज रेसिप्रोकल टू। तो आपको बताना है परमियंस का रेसिप्रोकल क्या है। इनमें से आपको बताना है परमियंस, परमियंस मतलब एडमिटेंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलें, एडमिटेंस। सॉरी, परमियंस को क्या कहते हैं, परमियंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो परमियंस परमियंस का रेसिप्रोकल बताना है। तो परमियंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रिलक्टेंस। परमियंस का रेसिप्रोकल रिलक्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको ये क्या है, मैग्नेटिक सर्किट की बात हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि जैसे कि आपका कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे परमियंस किसका रेसिप्रोकल है, रिलक्टेंस का। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन है। इस तरह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक सर्किट की बात है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम विद रेफरेंस टू इटसेल्फ। मतलब इसके रेफरेंस में आपको बताना है कि सापेक्ष परमिटिविटी क्या है वैक्यूम की। तो वैक्यूम की क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, दार्ता की परिभाषा क्या है। दार्ता की परिभाषा आपको बताना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे सूत्र दे रखा है उसका, तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सी वी। क्यू बराबर सी वी। तो यहाँ क्यू का चार्ज क्या है, आवेश, मतलब क्यू क्या है, आवेश, सी क्या है, दार्ता, और बी क्या है, विभव। तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि क्यू बराबर सी वी। तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन बी। तो आप इसमें से ऑप्शन देख लीजिए,
मतलब धारिता बराबर आवेश अपॉन वोल्टेज, तो धारिता बराबर आवेश अपॉन विभवांतर। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एक प्रकार का होता है, क्या होता है? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप क्या होता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एलईडी होता है, दूसरा ऑप्शन है डिस्चार्ज लैंप होता है, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरोसेंट लैंप, चौथा ऑप्शन है इंडक्टेंस लैंप। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डिस्चार्ज लैंप होता है। एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एक डिस्चार्ज लैंप होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन है द फ्लैट कंपाउंड करेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी कंपाउंड जनरेटर इज ऑब्टेन्ड बाई। तो आपको फ्लैट कंपाउंड करेक्टरिस्टिक आपको प्राप्त करने के लिए डीसी कंपाउंड जनरेटर के साथ मतलब क्या होगा, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज फील्ड। दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग ए फिक्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद शंट लोड। तीसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग ए फिक्स रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज फील्ड, और चौथा ऑप्शन है कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद शंट फील्ड। तो आपको मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर इसमें से पहला ही ऑप्शन है, कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज फील्ड। मतलब हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हम उसके सीरीज फील्ड के साथ कनेक्ट करेंगे अगर फ्लैट कंपाउंड करेक्टरिस्टिक चाहिए तो हमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो डायोड सीरीज क्रम में क्यों जुड़े होते हैं। तो आपको बताना है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम दो डायोडों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका पर्पज़ क्या होता है, ये पूछा आपसे, ठीक है। तो क्या होता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, डायोडों के सहन योग्य रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। आपको इसमें से कौन सा जो फॉर्मूला दे रखा है कौन सा सत्य है, ये सभी आपके TG2 में पूछे गए हैं, यूपी BRNL पेपर में, ठीक है। यूपी RVNL TG2 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये मत समझना कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो ये सब आपको पढ़ के ही जाने होंगे, किसी भी तरह पढ़िए, ठीक है। तो इसका देखना है इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। तो देख लेते हैं, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, y11 इज इक्वल टू 1/H11। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एडविटेंस उल्टा होता है इम्पीडेंस का, रेसिप्रोकल होता है इम्पीडेंस का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है होता था चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मापन यंत्रों को व्यापक रूप से डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है, देख लेते हैं चार ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दे रखा है परम और द्वितीयक यंत्रों और एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है एब्सोल्यूट एंड प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा ऑप्शन है पावर इंस्ट्रूमेंट, और चौथा ऑप्शन है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें पूछा है जो आपको मापन यंत्रों को व्यापक रूप से मतलब समझ रहे हैं आप, जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, तो वो कौन सा है, इसमें एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। द पार्ट ऑफ ए DC मोटर दैट इज डिजाइन टू हैव मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस इज। मतलब DC मोटर का कौन सा पार्ट है जो मतलब मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस को सहन करता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है आपको बताना है। तो इसमें से आपको बताना है, पहला ऑप्शन है स्लिप रिंग, दूसरा ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर, और चौथा ऑप्शन है आर्मेचर वाइंडिंग। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है कि ये मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस को ये सहन करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डिजाइन किया जाता है इसके लिए कि मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस को सहन कर सके DC मोटर के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही है नए भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी UPPCL और UPRVNL TG2 के लिए ही सभी क्वेश्चन हैं। तो आप सभी वीडियो को देख लीजिए एग्जाम से पहले और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाइएगा, जिससे स्कोर अच्छा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।